88,319 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले 10 सालों में निर्यात में 21 गुना वृद्धि हुई है। वही 2024 में जाकर के 11.3 लाख करोड़ का हो गया, मतलब कि तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक दशक की आत्मनिर्भरता, यानी 2014 से 2024 के बीच भारत में किस तरह से मेक इन इंडिया विजन को व्यवहारिक रूप में बदला। इस प्रेजेंटेशन में हम प्रमुख सेक्टर्स मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा के क्षेत्र, ऑटोमोबाइल्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे और भविष्य की राह समझेंगे। अंत में चुनौतियां और सिफारिशें भी देंगे ताकि नीति निर्माताओं और उद्योग नेताओं के सामने स्पष्ट तस्वीर आए। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इसका जो कुल उत्पादन है वो 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन जो था वो 1.9 लाख करोड़ था। वही 2024 में जाकर के 11.3 लाख करोड़ का हो गया। और ये सब कैसे? ये सब बड़े निवेश और पीएलआई जैसी नीतियों का संयुक्त परिणाम, यानी कि मोबाइल फैक्चरिंग में जो भी चीजें भारत ने वैश्विक स्पॉट हासिल किया है और अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कहा जा रहा है। इंडिया का जो मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ रेट है वो है 2021 में 22,870, वही बढ़कर 2024 और 2025 के बीच में, यानी कि एक साल के अंतराल में ये बढ़कर 2 लाख हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रोथ हुई है वो 775% की हुई है। इसके बाद अगर हम दूसरी इमेज को समझे तो यहाँ पे बताया गया है 2014 से 2015, यानी कि एक साल के अंतराल में 18,000 का मोबाइल फैक्चरिंग हब था। इसके बाद ये बढ़कर 2024 और 2025 तक में 5,45,000 तक का हो गया। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है। वहीं पर अगर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस की बात करी जाए, अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसकी अगर मैं बात करूं, ये जो एक उछाल है ये दर्शाता है कि पीएलआई जो स्कीम है और मेक इन इंडिया से भारत एक ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। वही अगर मैं दूसरी लास्ट इमेज को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर है कि 2014 में जो भारत मोबाइल बनाने वाली केवल 2 फैक्ट्रियां थी, ठीक है, अब वो बढ़ करके 300 प्लस यूनिट्स में हो गई है। वही क्या कहते हैं 2014 में केवल 26% मोबाइल भारत में बनते थे, जबकि अब ये बढ़कर 99% हो गया है। मतलब कि भारत हर साल 300 प्लस यूनिट्स, मैं बता रही हूँ कि 300 प्लस यूनिट्स मोबाइल बना रहा है और उसे सेल कर रहा है। इस डेटा से और थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। 2015 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य है इनोवेशन, ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 2022 से 2023 में जीडीपी का 11.7% था। 2024 तक में बढ़ करके 13.4 यानी कि 20% और 13.4% तक हो गया और 2030 तक में ये 20% का एक अनुमान जताया जा रहा है। इसके बाद अगर देखिए तो इंटरनेट यूजर 2014 में 25.15 करोड़ बढ़ गए थे और वही 2024 में ये बढ़ करके 96.96 करोड़ तक का डेटा पहुंच गया है। तो 285% की वृद्धि हुई है इसमें। 2016 में 4G पूरे भारत में पहुंच गया। उसके बाद 2022 में 5G अक्टूबर में लॉन्च हुआ और सिर्फ 22 महीनों के अंतराल में 4.74 लाख टावर बनाए गए, यानी कि 4.7 लाख टावर 22 महीनों में 96.9 जिलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। वहीं अब जो विजन है, अब वो विजन बता रहा है कि 6G विजन हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करती हूँ। रक्षा सेक्टर में भी उत्पादन और निर्यात जो है, अगर उत्पादन की बात करी जाए तो 2014 में ये 46,430 करोड़ रुपए का था। वहीं अगर देखा जाए 2024 में तो ये 1.27 लाख, यानी कि इतना करोड़ का इसमें एक उछाल देखा जा रहा है। रक्षा का जो निर्यात है वो देखा जाए तो 2024 में 21,000 करोड़ का था। 100 प्लस देशों में भारतीय हथियार और उपकरण को एक्सपोर्ट कराया गया। ये दर्शाता है कि भारत ने न केवल घरेलू आपूर्ति सुरक्षा सुधारी बल्कि वैश्विक बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा भी करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही जो मेक इन इंडिया डिफेंस और निजी कंपनियों की भागीदारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही अगर देखें तो इनका जो लक्ष्य बनता है वो 2047 तक भारत को शीर्ष 5 रक्षा निर्यातक बनाना, मतलब यानी कि टॉप 5 में रक्षा निर्यातक बनाना, ये एक मुहिम चलाई जा रही है और इस पे हमारा फोकस, हमारे देश का फोकस बहुत ज्यादा है। 2004-5 के दौरान और 2013-14 के दौरान का जो एक निर्यातक एक्सपोर्ट था वो 4,312 करोड़ रुपए का था। वो बढ़कर
14-15 से लेकर के 2023-24 का जो अंतराल था बढ़ करके हो गया है 88,319 करोड़ रुपए। यानी कि पिछले 10 सालों में निर्यात में 21 गुना वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सफलता का है। अब मैं बताती हूँ आपको इसके सफलता के कुछ कारण। सरकार द्वारा नीतिगत सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस की पहल, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एंड टू एंड डिजिटल समाधान भी ढूंढा गया। इसके साथ ही दुनिया में भारतीय रक्षा उत्पादों और जो तकनीकी की वैश्विक स्वीकार्यता है उसको बढ़ाया गया, यानी कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ाई गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में विस्तार की स्पष्ट कहानी में अगर बताऊं तो कुल वाहन उत्पादन 2014 में ये 2 करोड़ यूनिट की थी, वही बढ़कर 2024 में 2.8 करोड़ यूनिट की हो गई है। और इसमें एक इजाफा हुआ है, वो है 40% की वृद्धि है। यहाँ पर वृद्धि में 2 पहिया वाहन हो गए, पैसेंजर व्हीकल हो गए या कमर्शियल व्हीकल सभी शामिल हैं। और इसमें सबसे तेज उछाल 2 व्हीलर व्हीकल और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें दिखाए। सरकार की फेम और ईवी प्रमोशन जो पॉलिसीज है उनमें ईवी इकोसिस्टम से प्रेरित किया गया। बता दें कि आपको ऑटो कंपोनेंट उद्योग पिछले 5 साल में लगभग 2 गुना हो गया है। भविष्य में जो इसकी रिपोर्ट बन रही है वो ये कहती है कि 2030 तक भारत विश्व का थर्ड मतलब कि तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट होगा। तो अब हमारी जो पहल है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें कि हमारे देश का पोल्यूशन भी कम हो और हम एक तरीके से लगभग 2 गुना आकार दिखाया जा रहा है। ये सप्लाई चेन को मजबूत करता है और एक्सपोर्ट क्षमता को भी बढ़ाता है। और ईवी फ्यूचर की बैटरी हो गई, बीएमएस, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे घातक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बताती हूँ इसके एक फैक्ट्स के बारे में। तो 2023-24 वाज अ पॉजिटिव ईयर, यानी कि पिछला जो साल था वो बहुत पॉजिटिव ईयर था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू SIAM रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 10% ईयर का एक ग्रोथ हुई है एक साल में, और जो अब बढ़ करके 19% पूरी वैल्यू जो एक मार्केट वैल्यू है वो ग्रो कर गई है। तो काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। आने वाले सालों में अगर हम ऐसे ही अपनी ईवी व्हीकल्स पर फोकस करते रहे, ईवी ब्रांड पे फोकस करते रहे और अपने हम लोग भी ईवी व्हीकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है खरीदने लगे, और इससे देश का पोल्यूशन भी कम होगा और हम एक तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ेंगे। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन था, जो लॉन्च हुआ था, वो 76,000 करोड़ का निवेश जनरेट करा था। सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसमें केंद्र में इस मिशन के लिए 76,000 करोड़ से मैंने बताया कि वो दिया गया था। ये शुरुआती ढांचे को मतलब एक तरीके से बहुत आकर्षित करने के लिए है कि पूर्ण स्तरीय फैब्रिकेशन जो होता है, यानी कि जो बड़े फैब्स होते हैं समय समय पर और महंगा इस योजनाएं बनी रहें। कई राज्यों में फैब हो गया, डिजाइन पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको प्रमोट भी किया जा रहा है। उसके बाद भारत ने पहली बार स्वदेशी चिप डिजाइन की, मतलब कि भारत ने उस टाइम पे पहली बार हमारी स्वदेशी चिप को भी एक डिजाइन किया था, और इस चीज में भी काफी पहले हम डिपेंड थे चिप्स को लेकर के फॉरेन पे, बट उस बार ये पहल हुई कि नहीं, हम खुद अपनी स्वदेशी चिप बनाएंगे और हम खुद उसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो लक्ष्य देखा जा रहा है वो है 2030 तक का कि वैश्विक चिप सप्लाई चेन में भारत की अहम भूमिका हो, यानी कि हम वैश्विक चिप सप्लाई चेन में सबसे आगे हो और हम बनाए भी, अपना कंजम्पशन भी दें, प्लस हम एक्सपोर्ट भी करें, जिससे आने जो जो देश है वो हमारी चीजें और ज्यादा ले तो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो और हम एक मार्केट प्लेस में अपनी अच्छी वैल्यू क्रिएट करें। इसके बाद अगर मैं डेटा के फॉर्म में जाऊं तो यहाँ पे वही है कि इंडियन चिप मार्केट जो है वो बूम कर रहा है 100 से 110 बिलियन बाय 2030। ये एक मतलब कहते हैं कि आशंका जताई जा रही है। इसमें मैं देखूं 2023 में US डॉलर के हिसाब से 38 बिलियन का था वो, फिर उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट हुआ 2024-25 वो बढ़ करके 45 समथिंग से 50 के बीच में बन गया। लेकिन 2030 में ये जो बन रहा है जो आशंका जताई जा रही है US डॉलर में, वो 100 से 110 बिलियन के बीच में जताई जा रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ हमें मिल रहा है। तो अगर हम इसमें और ज़्यादा चीज़ों को अगर अच्छे से लेके चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंडिया वॉल्यूम के आधार पर दुनिया का 30ला सबसे बड़ा दवा उत्पादक एक मतलब मार्केट है, और भारतीय जेनरिक दवाइयाँ 200 प्लस देशों में क्या कहते हैं 200 प्लस देशों में दी जाती है। कोविड-19 महामारी के टाइम में 100 प्लस देशों को वैक्सीन सप्लाई करेगी, और इसके साथ ही वैक्सीन मित्र की पहचान के नाम से हमारे देश को एक पहचान मिली। वहीं पर अगर दो भविष्य की राह देखें तो बायोटेक और रिसर्च आधारित दवाओं में वैश्विक नेतृत्व देखा जा रहा है। यहाँ पे हम, क्योंकि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे देखी जा रही है कि हम जो डिपेंड हैं फॉरेन पे, उस चीज़ को हम हटा करके अब हम अपने पे बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि हम खुद की मेडिसिन और ज़्यादा बिल्ड करें और कंजम्पशन दें और मैन्युफैक्चर करें और भारत से बाकी देशों में एक्सपोर्ट करें।
तो स्टार्टअप्स भारत में स्टार्टअप्स की जो संख्या है वो 2016 में कुछ हजार तक थी। 2024 में ये 1.9 तक पहुंच गए। यूनिकॉर्न की संख्या में 1118 प्लस जो है स्टार्टअप्स हमारे पास हैं और ये अब तक 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दे चुके हैं। बताता है कि भारत में उद्यम संस्कृति और फंडिंग और जो स्केल अप वातावरण है वो बने हुए हैं। भविष्य की जो राह है वो ये है कि 2030 तक भारत का लक्ष्य विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने का है। यानी कि भारत का जो स्टार्टअप सेक्टर है 2016 के बाद से। लेकिन अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो 2016 में 8 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से 8 बिलियन तक की जॉब्स थी। वो बढ़ करके 2024 में 1.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट करे थे। तो हम एक बूस्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब जो है दर्शाता है कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्टार्टअप और इनोवेशन पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जो मैंने आज आपको बताया वो 10 साल का आंकड़ा था। मेक इन इंडिया में हमने क्या हासिल किया और क्या मेक इन इंडिया का होगा। 2014 से 24 का जो दशक है भारत के लिए परिवर्तनकारी रहा। कई सेक्टर्स में उत्पादन क्षमता और वैश्विक उपस्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। और पूरा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम उच्च मूल्य जनरेटिंग जो गतिविधियां हैं यानी कि सेमीकंडक्टर, एडवांस फार्मा, डीप टेक, स्टार्टअप्स में हाथ मजबूत करें, स्किल्स फैलाएं और निर्यात मानक में सुधार लाएं। मेक इन इंडिया स्कीम इसलिए लॉन्च हुआ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने भारत में ही प्रोड्यूस करें और वो तभी होगा जब हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करके उसे बढ़ावा देंगे। अंतिम रूप से ये सिर्फ मात्रा की जीत नहीं है बल्कि गुणवत्ता, स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की भी जीत है।